नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी विथ मास्टर ब्लास्टर में। आज से हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ आरंभ कर रहे हैं। ये सीरीज़ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और जहाँ जहाँ भी पॉलिटी पूछी जाती है उन सभी चीज़ों को कवर करेगी। ये एनसीईआरटी बेस्ड होगी और लक्ष्मीकांत जो 7th न्यू एडिशन आया है उस पर भी बेस्ड होगी। लेकिन किताब को समझने से पहले कुछ बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझते हैं हम लोग, बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, ताकि जब हमारी नींव अच्छी बन जाएगी तो हमारी बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारे सामने शब्द आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? आपके मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होने से किसी देश की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इन्हीं सब बातों का जवाब जानते हैं और थोड़ा वक्त के पहिए को पीछा घुमाते हैं और हम लोग चलते हैं एंशियंट टाइम में। एंशियंट टाइम में चलते हैं, मिडीवल टाइम में चलते हैं। तो वहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि एक राजा है और राजा का ही शासन है। राजा जो मन हो वो करना चाहेगा, वो करेगा, उसके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। अर्थात अगर आप देखें पावर को, तो पावर सिर्फ और सिर्फ किंग के हाथों में है। राजा जो मन हो वो करेगा, वहाँ कोई भी उस पर चेक्स नहीं लगा सकता, कोई भी उस पर लगाम नहीं लगा सकता। तो वहाँ क्या है, किस तरह का शासन व्यवस्था है? वहाँ ऑटोक्रेसी है, वहाँ थियोक्रेसी हो सकती है, धर्म का शासन हो सकता है, वहाँ टोटलिटेरियनिज्म हो सकता है, वहाँ किंग ऑलमाइटी कहा जाता है, किंग ही सर्वे सर्वा है, किंग ही सब कुछ है, सारी पावर का जो स्रोत है वो किंग है। और वहाँ माना जाता था कि राजा के पास डिवाइन पावर होती है, अर्थात राजा किसी देव द्वारा, किसी भगवान द्वारा हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाया गया है। आप जानते हैं सल्तनत पीरियड में एक राजा हुआ बलबन, सुल्तान बलबन। इसने अपने गवर्नेंस में सिजदा और पैबोस की नीति लागू की। इसमें होता क्या था? इसमें यह होता था, अगर तुम मुझसे मिलने आओ तो मेरे पैर को चूमो, मेरे हाथ को चूमो, मेरे सामने दंडवत प्रणाम करो, तब जाके तुम मुझसे मिल सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है? एक व्यक्ति की डिग्निटी डाउन हो रही है, जो उसका सम्मान है, जो उसका आत्मगौरव है वो डाउन हो रहा है। एक व्यक्ति की डिग्निटी डाउन हो रही है, जो उसका सम्मान है, जो उसका आत्मगौरव है वो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास शासन है, आज मेरे पास शासन नहीं है तो क्या मुझे तुम्हारे सामने डिग्निटी से रहने का अधिकार नहीं है? उस समय नहीं होता था। तो उस समय जो हमारी लिबर्टी थी वो नहीं थी हमारे पास, रूल ऑफ लॉ नहीं था, इक्वालिटी नहीं थी। अब इक्वालिटी क्यों नहीं थी? जैसे सल्तनत पीरियड में, या कह सकते हैं मुगल अंपायर में, जजिया लगाया गया। जजिया एक टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। अब क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, ये भेदभाव ही तो है कि तुम फला धर्म के हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, अगर तुम इस धर्म से हो तो तुम्हें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इक्वालिटी नहीं है, हमारे लिए लिबर्टी नहीं है। हम कुछ भी राजा को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, हम किंग को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे उसके कामों के लिए। ठीक है, तो ये सारा व्यवस्था चल रहा था एंशियंट हिस्ट्री में, मिडीवल हिस्ट्री में। तो हम लोगों ने हिस्ट्री से सीखा कि यार अगर हम पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देंगे, अगर हम पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देंगे तो उस पावर का मिसयूज होगा। उसका मिसयूज होगा कैसे? हमारी स्वतंत्रता को छीनने के लिए, हमारे ऊपर बुरा शासन करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, अगर पावर सेंट्रलाइज हो जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हिटलर है जर्मनी का, मुसोलिनी है, इन्होंने क्या किया? उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली, और जब पावर अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर लिया, अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, तो वो जो मन चाहा उन्होंने वो किया, जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि जब भी शासन, जब भी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो वहाँ करप्शन आ जाता है, वहाँ की गवर्नेंस सही से काम नहीं कर पाती है, और वहाँ जो लोगों का फंडामेंटल राइट है, जो उनकी लिबर्टी है, वो छिन जाती है। तो आखिरकार ऐसा सोचा गया, यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जो डेवलपमेंट है, जो इंक्लूजन है, जो वंचित लोगों का इंक्लूजन, वो तो कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जो शासन उस समय था वो बहुत नोबल्स फैमिली तक ही सीमित था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन क्या होता है, एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना होती है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1786 में होता है। इसने हमको सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया इसने। और ये पूरे मानव के इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन होने से क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन होने से आप देखेंगे कि लॉ सुप्रीम हो गया, अर्थात जो कानून बनेगा वो सुप्रीम होगा। कानून के ऊपर, लॉ के ऊपर कोई नहीं है।
लॉ के ऊपर कोई नहीं है। राजा जो पहले सबसे ऊपर हुआ करता था वो भी अब लॉ के अंडर में काम करेगा, लॉ के नीचे आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। जब देखा लिबर्टी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो विचार है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने सबसे पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने दिया और हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिससे हम लोगों ने ये सीखा, ये समझा कि कैसे हम सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इक्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं, कैसे हम लोगों की लिबर्टी को इंश्योर कर सकते हैं, कैसे हम रूल ऑफ लॉ को इम्प्लाई कर सकते हैं, ना कि रूल ऑफ किंग को। तो जब रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आने से आ गया तो क्या हो गया, लॉ इज सुप्रीम हो गया। यहाँ किंग सुप्रीम नहीं है, लॉ इज सुप्रीम है। जो गवर्नमेंट जो पहले कुछ भी कर सकती थी वो अब लिमिटेड हो गई, वो अब लिमिटेड हो गई। पहले गवर्नमेंट अनलिमिटेड थी और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता था, गवर्नमेंट का मतलब किंग से होता था। तो किंग का जो मन है वो कर सकता था, तो अनलिमिटेड था, उसके पास जो भी पावर थी वो अनलिमिटेड थी, उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस लगाने वाला नहीं था, कोई लगाम लगाने वाला नहीं था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर डिफाइन कर दिया गया, देखो तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो गवर्नेंस आई, जो गवर्नमेंट किंग की बनी, वो लिमिटेड हो गई। क्लियर। और जो पहले लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे वो अधिकार मिलना शुरू हुए, लिबर्टी मिलना शुरू हुई। अर्थात हम डिस्कशन कर सकते हैं, डेलिब्रेशन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डिबेट कर सकते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए पब्लिक सर्वेंट हो। समझ रहे हैं? तो ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का बनना अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई थी। और सेपरेशन ऑफ पावर भी इंश्योर होती है। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों? क्योंकि आप देखते हैं जब भी किसी एक व्यक्ति के हाथों में सारी पावर होती है, वो खुद ही कानून बनाएगा, वो खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा और वो खुद ही उसका न्याय भी करेगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत कहता है वो उसके विरुद्ध है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कह सकता है कि जैसे तुम्हारे वजह से कोई मसला हुआ है, तुम्हारे वजह से कोई गड़बड़ी हुई है, तो तुम उसमें न्यायाधीश नहीं बन सकते हो। अर्थात इस मसले का जो हल है वो कोई दूसरा सुनेगा और कोई दूसरा फैसला देगा, आप उसके लिए लायबल नहीं हो। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ किंग ही कानून बनाता था, उसे लागू भी करता था और खुद न्याय ही करता था। तो देख रहे हैं किस तरह से पावर एक तरीके से सेंट्रलाइज थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से क्या होता है कि पावर को सेपरेट कर दिया गया। अब हमारे भारत में देखिए, लेजिस्लेचर है, कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव है, उस कानून को लागू करता है, और जुडिशरी है, उस कानून को चेक करता है कि ये कानून सही है अथवा नहीं। ठीक है। अब देखिए, लॉ मेकिंग करता है, जैसे हमारे संसद ने कानून बनाया डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक, दहेज निवारण अधिनियम। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इसको लागू करता है ताकि सही से इम्प्लीमेंट हो और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आए। और एग्जीक्यूटिव ये भी करता है पॉलिसी मेकिंग, जैसे हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत बनाया, जनधन योजना है, तो इसकी पॉलिसी मेकिंग है। तो अगर आप लॉ ब्रीच करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं, तो आपके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। लेकिन अगर आप पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी अगर आप नहीं मानते हैं तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। और जुडिशरी, अगर आप कोई भी ऐसा वैसा लॉ बना देते हैं तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। और इसीलिए इसे प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जैसे कि एक कानून था आईटी एक्ट, उसकी एक धारा थी 66A। श्रेया सिंघल का केस हुआ 2014-15 में, जिसमें जुडिशरी ने इस धारा को स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइवेसी को हनन करता था, हमारी प्राइवेसी को छीनता था। तो देख रहे हैं किस तरह से पावर को डिफ्रेंशिएट किया गया, किस तरह से पावर को सेपरेट किया गया, ताकि जो गवर्नेंस है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना सीमित हो। और जब एक व्यक्ति के हाथ में गवर्नेंस सीमित हो जाती है, पावर सीमित हो जाती है, तो वहाँ करप्शन जरूर पनपता है। जैसे आप कहावत भी जानते होंगे कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अंडरस्टूड? तो हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन आने से हमारे देश में डेमोक्रेसी इंश्योर हो सकती है, और जहां जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां डेमोक्रेसी जरूर हो सकती है। क्लियर? अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। फंडामेंटल या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। इसका आशय यह है कि जहां का भी वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए या किसी अनदर कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और वो सबसे सुप्रीम है। मतलब हमारे देश में सुप्रीम लॉ कौन सा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन।
और सरकार जितने भी लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आएगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अबव होगा। अंडरस्टूड। तीसरी बात, कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन से तदात्म्य नहीं खाता है तो वो लॉ खत्म कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, अर्थात जो भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से टकराने की कोशिश करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो ये होता है फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मतलब। अब दूसरी बात इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि पावर्स ऑफ गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है। आप देखते हैं हमारे 7 शेड्यूल में बाकायदा सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो आपको बता दिया गया है भैया देखो तुमको अपने विषयों पर ही कानून बनाने का अधिकार है, तुम दूसरे के घर में मत जाके कानून बनाओ। स्टेट को अपने विषय दे दिए गए हैं, सेंटर को अपने विषय दे दिए गए हैं। फिलहाल एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है, जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तीसरी बात, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक नेचर क्यों है? आप देखिए सोसाइटी 1947 की सोसाइटी कैसी थी और आज हम लोग 2023 के टाइम पे जी रहे हैं, ठीक है। तब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं था 1947 के समय, लेकिन आज 2023 में आप देखिए व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो आप जो भी डाटा इनपुट करते हैं उसके चोरी होने का डर होता है। तो डाटा चोरी होने से क्या होता है, आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए आप देखते हैं पुट्टा स्वामी केस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपका फंडामेंटल राइट है। ये 1947 में तो था नहीं, ये आया 2017-18 में। तो आप देख रहे हैं किस तरह से समाज के बदलने के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलता चला जाता है, और ये सही भी है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे आप पूरे गवर्नेंस में परिवर्तन नहीं ला सकते, आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं कर सकते, समावेशी विकास नहीं कर सकते, आप वंचित वर्गों को मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डायनेमिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक शब्द आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपकी यूपीएससी में पूछा भी जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब होता है? संविधानवाद। अर्थात देखिए किसी देश में संविधान का होना क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी इंश्योर कर सकता है? नहीं। संविधान तो लगभग हर देश के पास में है, चाहे वो ईरान है, ईरान का कंसेप्ट ले लीजिए, वहाँ भी तो कोई ना कोई संविधान होगा, लेकिन क्या वहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी है? क्या वहाँ ट्रू डेमोक्रेसी है? नहीं। अब देखिए हिजाब वाला केस हुआ था, हिजाब वाले केस में क्या हुआ था कि भैया देखो मैं जो मन वो पहनना चाहूँ, मुझे अपने पहनावे पर अधिकार है, लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट का नहीं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, हिजाब पहनना है हिजाब नहीं पहनना है, इसको हम डिसाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि वहाँ संविधान तो है, भले वो थियोक्रेटिक हो, वो किसी धर्म का सिद्धांत हो, लेकिन वहाँ संविधान तो काम कर रहा है, वहाँ विधान तो है, वहाँ गवर्नेंस काम कर रही है। लेकिन वो गवर्नेंस किस तरह से, क्या आपकी लिबर्टी को इंश्योर करती है या आपकी लिबर्टी को खत्म करती है, क्या आपके राइट को इंश्योर करती है या आपके राइट को खत्म करती है। तो संविधान का होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि वहाँ संविधानवाद है, इस बात की गारंटी नहीं देता कि वहाँ डेमोक्रेसी है। अगर संविधान के साथ साथ वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ लोगों के लिए लिबर्टी है, वहाँ लोगों के लिए राइट है, वहाँ इंक्लूसिविटी है, मतलब सभी को साथ लेकर चलने की बात है, तब जाके वहाँ पे आपका संविधान सही से काम करेगा। तब जाके वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। जैसे नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कौन करता है? वहाँ का राजा किम जोंग, उसको मन जब मन हो, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मन हो वो लिख देता है। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसके दायरे में आते हैं, आप उसके अंडर में आते हैं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। और जहाँ भी संविधानवाद होता है वहाँ जो गवर्नमेंट होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट ही डेमोक्रेसी को इंश्योर कर सकती है। तो जहाँ भी संविधानवाद है वहाँ ये इंश्योर होता है कि वहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी होगी ही होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का होना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का होना ये इंश्योर नहीं कर सकता। भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो एक किताब है, लोगों के हाथ के ऊपर है कि वो जब मन चाहे बदल दें, ठीक है। जैसे हमारे नेशनल इमरजेंसी लगी, लोगों ने चाहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ संविधानवाद था तो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट आ गया कि भैया देखो तुम सब कुछ तो बदल सकते हो लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। 1973 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया केशवानंद भारती केस में कि देखो तुम जो मन हो बदल लो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। फिलहाल जब हम लोग जाएंगे उसमें बेसिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में तो वहाँ से डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है, जिस कारण यहाँ इंश्योर होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो, हमारे लोग सुप्रीम हो, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है हमारे यहाँ, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम संविधान बनाते हैं ना कि संविधान हमको बनाता है। तो संविधान पावर कहाँ से लेता है? सरकार से नहीं, संविधान हमसे पावर लेता है। देखिए सिंगल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम यूज़ कर रहा हूँ, मतलब हमसे पावर लेता है। पूरे 140 करोड़ भारतीयों से संविधान पावर लेता है
किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना पावर देता है, ना किसी एक व्यक्ति के हाथ से पावर लेता है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, लोगों पर। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को संविधानवाद समझ में आया होगा, संविधान समझ में आया होगा, संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान आया क्यों और संविधान क्या है, इस पर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।